मैंने बोला कि जाति जो है वो इस तरह से है जैसे आपके शरीर में कैंसर है। अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो आप खोखले होते ज़्यादा हैं। दो राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति पे ही राजनीति होती है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी तो इन्हीं दोनों राज्यों में है। हाजीपुर चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, पटना जंक्शन चले जाइए, दानापुर चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, भागलपुर। जानवरों की तरह भर के लोगों का पलायन होता है। हम इंजीनियरों को पलायन नहीं करते हैं, हम मजदूरों को भेज रहे हैं। यूपीएससी को बिहार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम इतने यूपीएससी कैंडिडेट बिहार दे देता है जो लाज बची हुई है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से भारत की एक भी बिहार की है नहीं है। अगर किसी समाज को अपंग बनाना है, गूंगा, बहरा और विकलांग बनाना है, उससे शिक्षा छीन लीजिए। वो बताइए, शिक्षा में कितना विकास दिखता है आपको बिहार में? हमसे पूछिए तो शून्य शून्य। कुछ प्राइवेट स्कूल है उसको नील मानिए, और शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य में भी चले जाइए तो सिर्फ लिपापोती हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य में तो कुछ जब नहीं है। आपकी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, तो स्कूल में वो कब जा रहे हैं? वो जा ही कहाँ रहे हैं? तो उसने पूछा कि न्यूटन के 3 नियम क्या हैं, तो एक कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। खैर उधर से कैमरा हट गया, बताइए। तो लड़का नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब सर आइजक न्यूटन को वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हम दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। अगर यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, यहीं पर कंपनियां होती, नोएडा आज की डेट में इंडिया का ये 3, पुणे, हैदराबाद, ये 3-4 आईटी हब है। माना कि वो नेशनल कैपिटल के नज़दीक है, इसलिए उसको बोला था कि भाई यही बताई कि 2 बोतल टांग के रेफर करे वाला सिस्टम कब जाई, के 2 बोतल टांग के जगदीशपुर हॉस्पिटल, ओजा से 2 बोतल टंगलन उनका के आरा रेफर, आरा वाला 2 बोतल टंगलस उनका के पटना रेफर, तले रास्ते में रेफर। चलिए कि हमको बिहार सरकार को साल भर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है शराब से, तो कम से कम ऑल्टरनेट खड़ा करते कि शराब को अगर बंद कर रहे हैं तब तक 6,000 करोड़ के रेवेन्यू और जनरेट कर लें किसी दूसरे सोर्सेज से। देखिए, तब शराबी और हीरोइनची, अफीमची एक ऐसी कम्युनिटी होती है कि अगर मरने के बाद ऊपर भी जाएंगे ना तो वहां भी ये पूछेंगे आसपास के कहीं व्यवस्था बाकी ना। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं, और ऐसी नौकरी छोड़े हैं कि हर कोई चाहता है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, चाहते हैं कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके ये आते हैं और नगर पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। चेयरमैन की उम्मीदवारी अपनी पेश किए थे और अच्छा खासा वोट लाए थे, लगभग 2500 इनको वोट मिला था। अभी हम लोग मौजूद हैं जगदीशपुर नगर पंचायत में। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं, और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं उसी पे मैं इनसे बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल की समस्त जनता को मेरा सलाम और नमस्कार। साथ ही साथ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र और समस्त बिहार की जनता को मेरा सलाम और नमस्कार। पहला सवाल, मैं तो आपसे पहला जब इंटरव्यू किया था उसी में आपसे नौकरी के बारे में पूछ चुका था, उसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीति। राजनीति को आप कितना जानने लगे हैं? आप अब वर्तमान की हम लोग बात करें तो आप राजनीति को कितना जान रहे हैं? देखिए, अभी राजनीति सीखने के लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी उम्र 100 साल की है तो भी कम है। हाँ, मैं उस राजनीति का समर्थन ज़रूर करता हूँ जहाँ पर जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल विकास के लिए ज्वलनशील मुद्दों पर राजनीति की जाती है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ और जोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पता है हम लोग किस राज्य में हैं? बेशक हम लोग बिहार में हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में सारे करप्ट ही नेता गुजरे हैं। नहीं, करप्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ की आप बात की हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू ये नहीं है, ये नॉर्मली समझ लीजिए कि हम लोग एक किसी मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग किस राज्य में हैं? बिहार में। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ की राजनीति किस मुद्दे पर होती है, विकास के मुद्दे पर होती है या जाति के मुद्दे पर होती है? देखिए, ये तो इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि जाति के मुद्दे पर नहीं होती है। और मैं आपसे पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, कई लोग मिलने के लिए आए, मैंने बोला कि जाति जो है वो इस तरह से है जैसे आपके शरीर में कैंसर है। अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो आप खोखले होते जाएंगे। और जाति पर इतना बल क्यों देना है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है जाति में? मैं उन्हीं लोगों से सवाल करता हूँ जो जातिवाद करते हैं, उनका अपनी जाति के प्रति क्या योगदान है,
उस जाति से आने वाले कितने लोगों के लिए उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट खोला, ऐसा मेडिकल संस्थान खोल दिया, ऐसा उनको नौकरी के लिए उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनकी जाति के लोग ज़्यादा उसमें जाएं, पढ़ लिख कर, सोर्स पैरवी के थ्रू नहीं, पढ़ लिख कर। तो मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य में अगर उसको धरातल ही नहीं रसातल में जाना है तो वो जाति के ऊपर राजनीति करना शुरू कर दे, उसका अंत बहुत नज़दीक है। ये बिहार की बात नहीं है, ये कहीं भी की जाए कि भारत के किसी भी राज्य में अगर जाति को आधार मान के ही राजनीति की जाती है तो उसका अंत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल, लेकिन उसका अंत होना निश्चित है। सबसे ज़्यादा 2 राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति पे ही राजनीति होती है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी तो इन्हीं दोनों राज्यों में है। आप चले जाइए बिहार के रेलवे स्टेशनों पे, बड़े रेलवे स्टेशनों पे, आप हाजीपुर चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, पटना जंक्शन चले जाइए, दानापुर चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, जानवरों की तरह भर के लोगों का पलायन होता है। हम इंजीनियरों को पलायन नहीं करते हैं, हम मजदूरों को भेज रहे हैं। एक मानसिकता बन गई है कि बिहार से भर भर के लोग आ रहे हैं, तो बिहार है कहाँ? इसी दिन के लिए बिहार को बिहार कहा गया है। बिहार को बिहार माना जाता है, बाबू कुंवर सिंह के थ्रू जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू जाना जाता है, गौतम बुद्ध के थ्रू जाना जाता है, राजगीर के थ्रू जाना जाता है, नालंदा के थ्रू जाना जाता है। अब बिहार को जाना जा रहा है कि बिहार से भर भर के ट्रेन में लोग जा रहे हैं। जनरल बोगी पैक होती है घुंघरू की तरह, मतलब तिल रखने की जगह नहीं होती है। इस बिहार के लिए तो बिहार को नहीं हम लोग समझ जानते हैं, ना कोई जानना चाहता है कि बिहार की ये पहचान है। यूपीएससी को बिहार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम इतने यूपीएससी कैंडिडेट बिहार दे देता है जो लाज बची हुई है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से भारत की एक भी बिहार की है? नहीं है। क्यों नहीं है? आप जातिगत राजनीति करिएगा, उसी का परिणाम है ये। वो कोई पार्टी करे, वो कोई नेता करे, मेरे ही परिवार से उठ के कोई करने लगे, हम ही करने लगे, तो उसका अंत बहुत नजदीक है। उसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ेगा। और राज्य में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, पूरी समझ जनता आती है। तो जनता क्यों नहीं समझती? यहाँ पर तो जनता को समझना होगा ना, क्योंकि जनता ही यहाँ पर नेता बनाती है, किसी को कुर्सी दिलाती है। उसके बावजूद भी जनता वही जाति के पीछे दौड़ती रहती है कि हाँ हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं। जो हमारे जाति से आते हैं उन्हीं को वोट करना है। वो थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा देते हैं और उसी में जनता घूम जाती है। अगर किसी समाज को अपंग बनाना है, गूंगा बहरा और विकलांग बनाना है, उससे शिक्षा छीन लीजिए और कुछ मत करिए। केवल उससे शिक्षा छीन लीजिए, उस पूरे समाज से शिक्षा छीन लीजिए। और समाज बनता है कई जातियों, कई धर्मों, कई समुदायों को मिला के एक समाज बनता है। उस समाज से आप शिक्षा छीन लीजिए। अच्छे कॉलेज देना बंद कर दीजिए, अच्छी हेल्थ देना बंद कर दीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट देना बंद कर दीजिए, अच्छे शैक्षिक संस्थान बंद कर दीजिए, लाइब्रेरियां बंद कर दीजिए। वो समाज गूंगा भी हो जाएगा, वो समाज बहरा भी हो जाएगा, वो समाज अंधा भी हो जाएगा, लंगड़ा भी हो जाएगा, लूला भी हो जाएगा और उसकी दिमागी हालत, दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर वो एक ही भाषा जानेगा कि चुनाव से पहले कौन मुर्गा, कौन दारू और कौन पैसा दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास अब खुद का जरिया तो रहा नहीं। 23-24 साल 25 साल की उम्र तक वो अशिक्षित रहा, शिक्षा से दूर रहा, मिनिमम शिक्षा लिया, 8वां 9वां 10वां तक पढ़ा। अब उसको दिख गया कि हम बिजनेस ही कर सकते हैं या किसी की चापलूसी कर सकते हैं या छोटा मोटा काम धंधा कर सकते हैं। उसके बाद वो निर्भर हो जाता है उन लोगों पर जो उसको खिला रहे हैं। उस आदमी का, उस कम्युनिटी का, उस क्षेत्र की जनता का राजनीतिक शोषण होता है। उसके बाद उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मतलब यू आर जस्ट अ नंबर, तुम लोग भीड़ की संख्या में हो और तुम हमारे वोटर हो, तुम आदमी नहीं हो, तुमको हम वोटर के हिसाब से पाल रहे हैं, तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर से हम ध्यान हटा देंगे। यानी कि चुनाव से 1 साल और 6 महीना पहले का जो टाइम है वो तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण है। ये नेता की भाषा बोलना हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमको नोचो, खाओ, लूटो, हम स्वतंत्र हैं इस काम के लिए। लेकिन ये याद रखना कि 6 महीने के बाद वापस हम उसी ढर्रे पे आ जाएंगे जिसके लिए तुमको हमने बना दिया है। तुम्हारा मानसिक संतुलन, एक शब्द है हिप्नोटाइज कर देना, मतलब उसके दिमाग पर हावी हो जाना। वो उन्हीं का गुणगान करेगा, फिर 5 साल 4 साल निकलेगा, वो फिर अपने उसी ढर्रे पे आएगा। तो यही साइकिल चेन चल रही है। मेरा इसीलिए कहता हूँ, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप शिक्षा की तरफ जाइए। गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा के प्रति, और सबसे पहला आप सवाल पूछिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछिए कि आपको इसके लिए वोट दिया था कि आप मुर्गा खिलाइएगा? इसके लिए तो वोट नहीं दिया था।
आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, क्या किया? देखिए, कुछ सालों में विकास हुआ है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता, विकास हुआ है। लेकिन आपका सवाल ये था कि जातिगत राजनीति होती है, और ये 100% सच है, होती है, दोनों राज्यों में होती है, दोनों राज्यों में होती है। जो बहुसंख्यक है, आप उसको खुश करने के लिए आप उसके मन मुताबिक काम करेंगे। अब उस बहुसंख्यक में देखिएगा कि कौन बहुसंख्यक जाति है, फिर आप उसको खुश करिएगा। ये तो ढर्रा तो है ही, इसमें तो मुंह नहीं फेरा जा सकता, ये तो सच है, कड़वा सच है, लेकिन है सच है। यहाँ पर लगता है कि आपको विकास हुआ है, तो बताइए शिक्षा में कितना विकास दिखता है आपको बिहार में? हमसे पूछिए तो शून्य, शून्य। कुछ प्राइवेट स्कूल हैं और कुछ ऐसे प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं जिन्होंने लाज बचा रखी है। नहीं तो अगर हमसे पूछिएगा मेरा जाति अनुभव, तो मुझे एकदम निचले स्तर पे लगता है, मतलब है ही नहीं, उसको नील मानिए। और शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य में भी चले जाइए तो सिर्फ लीपापोती हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्वास्थ्य की तो लोग बात भी नहीं करते हैं। बिल्कुल कहीं भी भी नहीं। जाइएगा, नेता जो भी बात करते हैं यहाँ पर, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करे या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बात करे, तो ये लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने बिहार को शिक्षित बनाया है, हमने लड़कियों को घरों से निकाल करके विद्यालय पहुँचाया है, चाहे वो जो भी योजनाएं हैं ला करके जैसे भी हो पहुँचाया है यहाँ पर। मगर ये लोग ये नहीं देखते हैं कि कभी उन्हीं विद्यालयों में एक बार बिना बताए हुए ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चले जाएं, चाहे वो हाई स्कूल में जाएं या फिर मिडिल स्कूल में जाएं या प्राइमरी में जाएं, उनको दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है, वहां पर स्थिति क्या है। क्योंकि अभी मैं बहुत जगह जाता हूं और देखता हूं तो जितना विद्यालय में बच्चों को होना चाहिए उससे अधिक बच्चे आपको कोचिंग क्लास में मिलेंगे, कहीं भी जाइए। और कब मिलते हैं? जब स्कूल टाइम होता है तब। तो जब आपकी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, तो स्कूल में वो कब जा रहे हैं? वो जा ही कहाँ रहे हैं। हम घूम घूम के लोगों को आज भी मिलता हूं ना, जैसे कुछ लोग काम के लिए आते हैं या कुछ मिलते हैं, बोलते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे उच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ बबुआ लड़का कहाँ पढ़ेलन सर। मतलब वो एकदम संतुष्ट हैं कि नहीं पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हमने पूछा कि सरकारी स्कूल उसमें भेजिए, वो जाए पढ़ाई कहाँ होला, हम कहा भेजिए। आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से कितनी बार जाके मिले हैं हफ्ते में? आप गार्जियन है ना, आपका बच्चा है वो, आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से कितनी बार मिले हैं? उसके क्लास टीचर से जाके कितनी बार मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो फिर आप नेताओं को फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? आप ही को नहीं पता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे या कहीं पर फेसबुक पे मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ छात्र बिहार बोर्ड के स्कूल से पढ़ के बाहर निकले, तो कोई मीडिया कर्मी थी, महिला थी शायद, उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा कि न्यूटन का पूरा नाम बताइए। शायद फिजिक्स का पेपर देके वो लोग निकले थे, तो एक ने बोला कि न्यूटन का पूरा नाम नहीं बता पाया। तो उसने पूछा कि न्यूटन के 3 नियम क्या हैं? तो एक कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। खैर उधर से कैमरा हट गया। फिर पूछा कि अच्छा न्यूटन का पूरा नाम बताइए, तो लड़का नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब सर आइजक न्यूटन को वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो क्लास 10th का लड़का है, उसका बौद्धिक स्तर देखिए, उसकी उम्र देखिए, और वो ये कंप्लेन करेगा कि हम कोई कंपटीशन का परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कहाँ से निकाल पाएगा? वो पास कर जाए वही बलिहारी है, कंपटीशन की बात ही छोड़ दीजिए। लाखों लाख लड़के बैठते हैं एंट्रेंस में। आपको लगता है कि जो इनका पढ़ाई के स्तर है वो लड़के दिल्ली के, बॉम्बे के, बेंगलोर, चेन्नई और पंजाब और हैदराबाद के, बाकी अदर स्टेट के कंपैरिजन में वो लड़के कंपीट कर पाएंगे? आसपास नहीं भटकेंगे, आसपास नहीं भटकेंगे, परीक्षा निकालना छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे तो अब ऊपर वाले का करम बोलिए या उनका दिमाग ऐसा है या उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन बिहारियों का ऐसा है कि अपने कलेजे के दम पे वो सब पढ़ के दिल्ली में जाके मेहनत करके यूपीएससी बीपीएससी निकाल लेते हैं। नहीं तो अगर आप फिल्टर करिएगा, करोड़ की आबादी में से 100 लोग निकल रहे हैं, तो बाकी के लोग कहाँ जा रहे हैं? बाकी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वही जो बोल रहे हैं पलायन कर रहे हैं कि जाइए इन रेलवे स्टेशनों को, बिहार के बड़े बड़े, वहां पे आपको मिल जाएंगे ट्रेनों में। अरे हम ही है ना, हम दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। अगर यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, यहीं पर कंपनियां होती, नोएडा आज की डेट में इंडिया का, बेंगलोर, नोएडा, ये 3, पुणे, हैदराबाद, ये 3-4 आईटी हब है। माना कि वो नेशनल कैपिटल के नज़दीक है इसलिए उसको थोड़ा सा उसका लाभ मिला है, बावजूद उसके यूपी सरकार ने उसको आईटी हब बना दिया है। आता तो नोएडा अथॉरिटी यूपी सरकार के अंडर में ही है। लखनऊ जाके देख लीजिए, लखनऊ का होलिया देख लीजिए, क्या तो लुलू मॉल बन गया और क्या बन गया और क्या बन गया। इन्वेस्टर आ रहे हैं बिहार में, कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं? पिछले 5 साल का कोई हमको क्षेत्रीय स्तर का नेता या बिहार राज्य का कोई नेता
हमको ये दिखा दे कि बिहार में पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेशनल मीट हुआ हो इंडस्ट्री को लेके, जहां पर भारत के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनको आमंत्रित किया गया है कि आप यहां पर आके इंडस्ट्री बैठाइए, हम आपको ऐसा वातावरण देंगे जो सुरक्षित होगा और स्वच्छ होगा। बताए हमको कोई मिनिस्टर? यहाँ तो कंपनियां बंद हो गई हैं। मेरा सवाल वही तो है, आप इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? कौन देगा ध्यान? हम देंगे, आप दीजिएगा? हम सत्ता में तो नहीं बैठे हैं। हम जब सत्ता में जाएंगे तो आप ही का माइक रहेगा, आप ही रहिएगा या जनता रहेगी? लेकिन कि आप उस टाइम ये बात कर रहे थे, आप बताइए। या मेरे जैसा कोई भी सिविलियन, कोई भी कॉमन आदमी जब उनसे तीखे सवाल करेगा तो बगले झांकने लगेंगे, चाहे वो कोई हो। सवाल जो हम कर रहे हैं या जो हमारे स्तर के लोग हैं, या जो इस तरह का सवाल पूछिए कि आपने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कौन सा मेडिकल टूरिज्म खड़ा कर दिया है बिहार में? थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, हम लोग हाथ पे ढीला कर देते हैं, पटना भागो। तो मालूम ही चला कि पटना में भी कुछ खास ऐसी व्यवस्था नहीं, 2-4 ही हॉस्पिटल हैं। पीएमसीएच जो है, दरभंगा का पेशेंट पीएमसीएच रेफर, गोपालगंज पीएमसीएच रेफर, आरा, भोजपुर, उसके बाद आपको रोहतास, उसके बाद आपको डिहरी, गया, मोकामा, मतलब पूरा बिहार ले लीजिए, चाहे वो नॉर्थ बिहार हो चाहे साउथ बिहार हो। क्या भाई? तो पीएमसीएच में भी डॉक्टर ही बैठ रहा है, ठीक है? उसका 10-20 हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स करके वो आपको सब ठीक कर देगा। एक डॉक्टर के ऊपर, मेरा अपना तजुर्बा है, हो सकता है कि हम गलत हों, 1000 या 2000 पेशेंट होंगे। अगर मैं पीएमसीएच की बात करूं तो ये ज़्यादा ही होंगे, और हम लोग गाली बक रहे हैं। आप डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाइए, आप प्राइवेट कम से कम मेडिकल कॉलेज ही यहाँ खड़े करिए, उनको सहयोग करिए जो प्राइवेट कॉलेज बना रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, सब बात हवा हवाई है, कोई मेडिकल टूरिज्म नहीं है। एक लड़के ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया था, उसको हम जवाब नहीं दे पाए। बहुत सही बोला था उसने बोला था कि भाई यही बताई कि 2 बोतल टांग के रेफर करे वाला सिस्टम कब जाई, कि 2 बोतल टांग एक्सीडेंट भइल, 2 बोतल टांग के जगदीशपुर हॉस्पिटल, ओजा से 2 बोतल टंगलन उनका के आरा रेफर, आरा वाला 2 बोतल टंगलस उनका के पटना रेफर, तले रास्ते में रेफर ऊपर। ये उसका एक कटाक्ष है, उसका सही बात है, उसका कटाक्ष ही है। तो सच पूछिए तो फर्स्ट एड की भी व्यवस्था ब्लॉक अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में सुचारू रूप से नहीं है। एक मेरे पास कॉल आया था, दिल्ली से ही कॉल आया था। अब मतलब उम्र होगी, वो बता रहे थे कि मेरी 25-26 साल उम्र है, और वो लखीसराय के रहने वाले थे। कोई वीडियो देखे हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया तो बोले कि भैया एक सवाल सरकार से ये होना चाहिए और आप लोग करिएगा ज़रूर। और मेरे दिमाग में चलता ही है कि जहाँ भी जिस दिन भी मुझसे अगर मुख्यमंत्री के सामने मैं पड़ा, और सवाल ये मेरा जरूर रहेगा कि 17 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, आप कंपनियां नहीं लगाए, चलिए कोई बात नहीं, आईटी सेक्टर तो खोल सकते थे। क्यों बच्चे चेन्नई बंगलोर ही जाते हैं? क्यों नहीं बिहार में वैसा व्यवस्था होता है कि लोग बीटेक और इंजीनियरिंग करके यहीं पे नौकरियां करें? तो यही तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ, यही मेरा सवाल है कि आप वैसा परिवेश इन्वेस्टर के लिए जो निवेश करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहती हैं। देखिए, जब झारखंड और बिहार राजनीति की बलि चढ़ा, तो झारखंड जब हमसे अलग हुआ, तो झारखंड के पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे वो चले गए। हमारे पास क्या है? सिवाय ज़मीन के और पानी के कुछ नहीं है। एकदम हकीकत बता रहा हूँ। बिहार के पास रेवेन्यू, मुझे लगता है, मेरी जानकारी में, हो सकता है हम गलत हों, एक तो बालू दिख रहा है, और दूसरा ये जो ज़मीन जो है अपना लैंड, जो जिसको आप कहते हैं रजिस्ट्री, खरीद बिक्री ज़मीन, ये 2 ही हमको दिख रहा है। इसके अलावा हमको तीसरा तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट की जाए। ठीक है, शराबबंदी हुई है, शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराबबंदी के मैं समर्थन करता हूँ। गुजरात भी ड्राई स्टेट है, ये भी है, तो हम शराब के समर्थक कभी रहे भी नहीं हैं, ना हमको पसंद भी है। तो लेकिन अगर आपने एक इनकम सोर्स बंद कर दिया, मान लीजिए कड़क फैसला था, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या था आपके पास? आप तब बंद करते जब आपके पास दूसरा, आपको पता चल जाता कि अगर मान के चलिए कि हमको बिहार सरकार को साल भर में 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है शराब से, तो कम से कम मान के चलिए कि एक ऐसा ऑल्टरनेट खड़ा करते कि शराब को अगर बंद कर रहे हैं तब तक 6000 करोड़ का एक रेवेन्यू और जनरेट कर लें किसी दूसरे सोर्सेज से, तब बंद करते तो आप पे बर्डन नहीं पड़ता। अभी बिहार सरकार के ऊपर रेवेन्यू का बहुत बर्डन है बर्डन। आप डिटेल में जाइएगा, पढ़िएगा, कुछ अच्छे राइटरों को पढ़िएगा, तो उसमें वो लोग विस्तार से देते हैं कि कहाँ कहाँ चूक है सरकार से। तो उस गैप को सरकार भरे, उस गैप को सरकार भरे। आप
के पास अगर रेवेन्यू नहीं रहेगा, आप राज्य कैसे चला पाएंगे? यहाँ पर आवाज उठ चुकी है शराबबंदी को लेकर के, सपोर्ट तो हर कोई, खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं कि वही पीड़ित थी जी। उनके जो हस्बैंड होते थे बाहर से पीकर आते थे, उसके बाद क्या करते घर में सबको पता है, तो वो खुश हैं। मगर आज भी देखने से क्या लगता है कि शराबबंदी पूरी तरह से है? यहाँ पर जहाँ भी जाइएगा देख लीजिए, अगर कोई शराब पीकर पकड़ा जाता है तो 6,000 रुपये देखो उसको देना पड़ेगा, तब वो छूटेगा। देखिए, शराबी और हीरोइनची अफीमची एक ऐसी कम्युनिटी होती है कि अगर मरने के बाद ऊपर भी जाएंगे ना तो वहाँ भी ये पूछेंगे आसपास के कहीं व्यवस्था बाके ना। जितना हम इन लोगों को देखा है, ये उनका नेचर, ये उनकी आदत है। हालत ये है कि जब यहाँ से बारात बक्सर और बलिया जाती है तो बाराती ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि चलो तनी बॉर्डर पर भेटा जाइए। सही बता रहे हैं आपको। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि देखिए, रोकने में तो कामयाबी भी है, कहीं विफल भी है, कहीं कामयाबी हो रही है, कहीं विफल हो रहे हैं, लेकिन और सख्ती की ज़रूरत है अगर आपको बंद करना है तो। ऐसा नहीं है कि छिलबिल हो गया है, ठेका खुल गया है, लेकिन खोजने वाला, चाहने वाला कहीं ना कहीं से बड़ी आसानी से मिल रहा है। अब कहीं भी जाइए, लोग कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल करिए और आपके पास आ जाएगा। ये तो होम डिलीवरी होगा, पहले तो दुकानों पे जाना पड़ता था, अब तो घर पे आसानी से मिल जा रहा है। हम पियक्कड़ नहीं ना हैं, इसलिए इससे दूर रहते हैं कि उसकी वो लोग क्या लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं, जहाँ कहीं भी जो भी पीने वाले हैं वो कहते हैं, भले कैमरे पर बोले या ना बोले, मगर वो कहते हैं कि अब तो अब तो आप फोन करिए आपको मिल जाएगा। बोलिए ना, अगर वो देख रहे हैं तो कह रहे हैं। हम तो कहेंगे इस पे एक आप स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दीजिए हिडन कैमरा से, कि कैमरा छुपाए रहिए और कुछ ऐसे लोगों से, चलिए उनका चेहरा भी आप ब्लर कर दीजिए, मत दिखाइए, लेकिन एक ऑपरेशन करके देखिए कि इस बात में कितनी सत्यता है, वो वाकई में मंगवा ले रहा है कि नहीं। आप सिर्फ कैमरा ऑन रखिए, उस आदमी को छुपाइए, जो ला रहा है उसका भी चेहरा छुपा दीजिए, जो मंगवा रहा है उसका भी चेहरा छुपा दीजिए, देखिए कि उसके कथन में कितनी सत्यता है। हो सकता है वो अगर बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा आपसे, आप भी पत्रकार हैं। तो सरकार इस पर नकेल कसे जितना जल्दी कस सकती है। और सड़क सुरक्षा को लेके मैं, आपके बाकी सवाल होंगे तो मेरा भी कुछ पॉइंट है कि मेरी राज्य सरकार से ये निवेदन है और ज़िला प्रशासन से निवेदन है, मैं सबसे ही निवेदन कर रहा हूँ। मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी ये मुहिम छेड़ी है और व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो पीड़ित हैं उनसे मिलने गया हूँ, उनके गाँव गया हूँ अपना आवेदन लेके। मैं जल्द ही वो आवेदन की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री को भी सबमिट करूँगा। और जो भी ज़िला प्रशासन के हमारे आला अधिकारी हैं, हमारे भोजपुर के जिलाधिकारी महोदय हैं, अनुमंडल स्तर पे हमारी एसडीओ मैम हैं, उनसे मिलूंगा इस मसले पर। और जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा को लेके सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, हेलमेट की चेकिंग मैंडेटरी कर दी जाए, पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर उनसे भले पैसा ना लिया जाए, लेकिन ये कहा जाए कि पहले हेलमेट और नए हेलमेट उसकी रसीद लेके आई तभी आपको गाड़ी हम छोड़ेंगे। जो भी बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, उनको उस टेम्पू ट्रैक्टर को जब्त किया जाए। और जो भी सार्थक कदम हो वो आप लोग जल्द से जल्द उठाइए, क्योंकि बिहियां जगदीशपुर के बीच में ब्रेकर नहीं होने की वजह से लोग बेलगाम हैं। वो उनकी गलती बोली है, सामने वाले की गलती बोली, लेकिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और निरंतर ये बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पलट गई, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, ये हो गया वो हो गया, और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक है। तो मेरा नम्र निवेदन है सबसे कि आप इस मुहिम में जुड़िए और सड़क सुरक्षा को लेके बहुत सख्त फैसले और बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, हम लोग और एक निवेदन करते हैं कि जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो कम से कम ये सोचे कि हमें गाड़ी की जो मेरी स्पीड होनी चाहिए 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कहा कि इसका खामियाजा केवल आपको भुगतना है, दूसरा नहीं भुगतेगा। जिस पर बीतती है उसका परिवार जानता है। अगर आप मान के चलिए दुर्घटना में बच भी गए, हैमरेज हो गया और आप आईसीयू में चले गए, आईसीयू के बाद आप वेंटिलेटर में चले गए, तो आप जोड़ लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस क्या है। सरकारी अस्पतालों का स्तर आपको पता है कि क्या है, वो सीधा आपको इधर उधर रेफर कर देगा, ये सरेंडर कर देगा कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, जगह नहीं है। और वहाँ पे वेंटिलेटर की और आईसीयू की क्या व्यवस्था है, डॉक्टरों का स्तर क्या, आपको भी पता है कि क्या मारा मारी है। प्राइवेट में जाइएगा तो 2-4 बीघा ज़मीन अलग हटा दीजिए, माँ का जेवर अलग हटा दीजिए, और बाप की परेशानी को आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस लेवल पे आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके आसपास, आपके परिवेश के लोग किस स्तर पे टूट के बिखर जाते हैं। पूरा एक परिवार बिखर जाता है आपको बचाने में, तो आप चाहते हैं कि ऐसी नौबत आए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जो भी वाहन हो, 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया, बहुत नियंत्रण में चलाइए। जितना नियंत्रण में चलाइएगा, आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। एक जाता है ऑन द स्पॉट, चलिए डेथ हो गई, वो तो चला गया, आपके पीछे आप क्या छोड़ के गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका परिवार, आपका समाज कितना टूट के बिखर जाता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ की विनती है कि गाड़ी बहुत नियंत्रण में चलाइए, सड़क नियमों का पालन कीजिए
और सहयोग कीजिए, इसमें सबका जागरूकता फैलाइए इसको लेकर। तो देखिए बहुत अच्छी बातें बोले हैं, और ये कहीं भी आप जाते हैं तो देखिएगा कि अभी जितना आपको सड़क अच्छा मिलेगा, उतना ही एक्सीडेंट का भी आप नाम सुनेंगे। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर इनकी मौत हो गई, इनकी मौत हो गई। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक ही दिन 4 दोस्त एक साथ मर गए, जो जिसमें 2 दोस्त ऐसे थे कि 2 का मतलब अंतिम संस्कार कर आ रहे थे, उसमें उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो यहाँ पर ये स्थिति है। और बिहार की जो राजनीति है, जब तक जाति से बाहर नहीं निकलेगी, बिहार का विकास नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात बोले कि अगर आपको बिहार के बारे में जानना है तो जाइए उन बड़े रेलवे स्टेशनों पे, बिहार के जो भी, चाहे वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, मधुबनी हो या फिर गोपालगंज हो, अलग अलग स्टेशनों पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन लोग बाहर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। उनमें कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, और कितने अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे पदों पे बाहर जा रहे हैं, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये सोचने और समझने वाली बात है। मैं राजनीति की बात इसलिए किया कि एक शिक्षित ये व्यक्ति हैं और ये नौकरी छोड़ करके राजनीति में कदम रखे हुए हैं। नगर पंचायत से चेयरमैन की उम्मीदवारी ये पेश किए थे। तो हम लोग की अगर बातें अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।